साल की एक जवान लड़की थी। चूंकि मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मुझे भी खूबसूरत लड़के बहुत अच्छे लगते थे। मैं अपने लिए हमेशा से हसीन मर्द की ख्वाह थी। मेरी जब शादी हुई तो शोहर की बजाय देवर को देखकर मेरे हुसान खता हो गए। वो भी मेरी तरह का हसीन लड़का था। मैं हर हाल में उसे पाना चाहती थी। एक रात घर में कोई नहीं था। जब मुझे मौका मिला, उस दिन मैं देवर के पास गई और फिर उसने मेरे साथ वो किया। मेरा नाम निगत है। मैं बेहद हसीन थी और जवान लड़कों की हुसन परस्त भी थी। मुझे अपने हुसन पर नाज भी बहुत था। हमारे खानदान में शादी से पहले लड़की अपने शोहर को देख नहीं सकती थी। मेरी शादी अपनी बरादरी के रिश्तेदारों में कहीं तय पाई थी। रस्म हिना पे मेरी सास, ससुर और छोटा देवर आए थे। लेकिन अपने देवर को देखकर कुछ पल तो मैं अपने हुसान खो बैठी थी। वो वाकई ही बहुत हसीन था। आज से पहले मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत लड़का नहीं देखा था। साइम शायद उम्र में 16-17 साल का लगता था। उसकी वजाहत और हुसन को देखकर मुझे लगा जवाद भी ऐसे ही होंगे। अब तो मेरे अंदर जवाद को देखने का शौक और भी बढ़ गया था। मैं रोज अपने तस्वुर में जवाद को एक जवान और हसीन मर्द की शक्ल में देखती थी, जैसा कि उसका छोटा भाई साइम था। पूरा महीना मैंने जवाद के बारे में किसी शहजादे का तस्वर बांधे गुजारा था। मैं अपने गांव की पहली दुल्हन थी जिसने अपनी रुखसती पर एक आंसू नहीं बहाया था। मुझे तो अपने शोहर को देखने का, उससे बातें करने का बेहद शौक था। आज मेरा इंतजार खत्म होने वाला था। मेरे चेहरे से तो मुस्कुराहट ही गायब नहीं हो रही थी। शादी की पहली रात मेरे शोहर की खालादाद बहन ने मुझे जवाद के कमरे में बिठाने आई। वो मुझे देखकर कहने लगी, आज तो भाई अपने होश जरूर खो बैठेगा। कैसी चांद सी दुल्हन है उनकी। उससे अपनी तारीफ सुनकर मैं शर्म से नजरें झुका गई थी। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। मुझे बस जवाद के कमरे में आने का इंतजार था। मेरी बेताबियां अरूज पर थी। एक एक पल गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। 1 घंटे बाद जवाद मेरे कमरे में आए। मैं घूंघट निकाले बैठी थी। दिल की धड़कनों का ये आलम था कि जैसे सीने से सुराख करके बाहर आ जाएगा। जैसे जैसे जवाद मेरी तरफ कदम बढ़ा रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी थी। वो मेरे पास आकर बैठ गए, मुझे सलाम किया। मैंने भी धीमे लहजे में सलाम का जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, कुछ पल के लिए तो वो कुछ भी ना बोले। ये कहने लगे कि मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा है। तुम तो बहुत हसीन हो। मेरा दिल किसी जिद्दी बच्चे की तरह जवाद को देखने के लिए मचल रहा था। लेकिन शर्म के भी कुछ तकाजे होते हैं। मैं पहली रात की दुल्हन थी, यूं बेशर्मों की तरह से अपने शोहर को नहीं देख सकती थी। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब मेरी गोरी कलाई एक सांवली रंगत वाले हाथ ने पकड़ी थी। मेरा दिल धक से रह गया। फौरन मेरी नजर उस चेहरे की जानी बढ़ी जो मेरा शोहर था। मैं परेशान सी उसे देखती रही। वो गहरी सांवली रंगत का नौजवान था। भद्दे से नैन नक्श थे। बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था, बल्कि उन लड़कों में से था जिन्हें देखकर मैं हकारत से अपना रुख बदल जाती थी। मैंने फौरन से अपनी आंखें बंद कर दी। मैं एक जुर्जरी सी लेकर रह गई थी। मैं भला कैसे उसके साथ जिंदगी गुजार सकती थी, जिसे 2 मिनट देखना भी मुझे गवारा नहीं था। मुझ जैसी हुस्न परस्त लड़की के लिए ये बात कोई मामूली नहीं थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ कर रह गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उस शख्स की संगत का सोचकर मुझे रोना आने लगा था। मुझे यूं आंसू बहाता देखकर जवाद वजह पूछने लगे। मैं क्या कहती कि आप मुझे पसंद नहीं है, मुझे आपकी शक्ल से नफरत महसूस हो रही है। मैंने कहा मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है। वो मेरी बात सुनकर फिक्रमंद हो गए थे। मुझे एक सर दर्द की गोली खिलाई, लेकिन वो पूरी रात मेरे लिए किसी अजियत से कम नहीं थी। ऐसा शख्स जिसे मैं देखना भी गवारा नहीं कर सकती थी, उसके साथ शादी जैसा बंधन निभाना मुझे पहली रात में ही बहुत बड़ी आजमाइश लगा था। सुबह वो शख्स बड़ा खुश और हशाश बशाश था। उसने एक हसीन लड़की को पाया था। लेकिन मुझे तो खुद से भी गिनती आने लगी थी। इस जैसे मर्दों को मैं कभी देख भी लेती थी तो हकारत से थूकने लगती थी कि भला आखिर ऐसे मर्दों के साथ कैसे कोई लड़की जिंदगी गुजार सकती है। मुझे लगा मेरी किस्मत मेरा मजाक उड़ा रही है कि निगत, तुम्हें तो अपने हुस्न पर बड़ा घुमंड था। तुमने तो कभी काले रंग का लिबास भी जेबतन नहीं किया था, क्योंकि वो रंग का काला होता था। तुम्हें तो बदसूरत बच्चे तक पसंद नहीं थे। और आज तुमने एक ऐसे शोहर के साथ रात गुजारी है जो काला है, और लाजमन कल को तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही होंगे। वो अच्छी शक्लो सूरत का मालिक नहीं था, बल्कि अच्छा खासा बदसूरत किस्म का इंसान था। मैं उसकी हमराही में ही कमरे से बाहर गई थी। सामने दस्तरखान पर नाश्ता करते जवाद के छोटे भाई साइम को देखकर मेरा जी जल रहा था। मैंने तो उसी को देखकर जवाद का नक्शा खींचा था, लेकिन उसमें और जवाद में जमीन और आसमान का फर्क था। मेरी सास मुझे प्यार करने लगी। मेरे शोहर की कजन मुझसे छेड़छाड़ करती रही, लेकिन मैं ऐसी थी जैसे कोई पत्थर का मुजस्मा। मेरे सारे ख्वाब एक ही रात में चकनाचूर होकर मेरी आंखों में सुइयों की तरह चुभने लगे थे। फिर मैंने उसी वक्त सोच लिया कि मैं जवाद के साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगी। चंद दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे देवर साइम की उम्र 17 बरस है, लेकिन उसकी काबिल रश्क सेहत और खूबसूरती से वो अपनी उम्र से 4-5 साल बड़ा लगता था। मेरा शोहर सुबह ही खेतों पर चला जाता था और जब वापस आता तो कपड़े मिट्टी और गारे से भरे होते थे। उसे देखकर मेरा जी घबराने लगता था। मैं बहुत नफासत पसंद थी, इसलिए मुझे वो किसान एक आंख नहीं पाता था। हमारा घर पुराने तर्ज का बना हुआ था। उसके पिछली जानिब नीचे को सीढ़ियां उतरती थी। पीछे एक तहखाना बना हुआ था, लेकिन वो काबिल इस्तेमाल नहीं था।
हर वक्त बंद रहता था। कुछ कबाड़ उसमें पड़े हुए थे, लेकिन वहां पर कोई भी रुक नहीं करता था। मैं जब साइम को देखती, मुझे अपना शौहर और भी ज्यादा बदसूरत लगने लगता। साइम स्कूल में पढ़ता था, मैट्रिक का तालिबे इल्म था। स्कूल से वापस आता तो मैं उसके लिए यूं खाना बनाती जैसे वो मेरी जिम्मेदारी हो। और जब जवाद शाम को घर लौटता तो मुझे उसकी परवाह ही नहीं होती थी कि वो भूखा है या नहीं। मैं सर बांधकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। मेरी कोशिश यही होती कि वो मेरे साथ कम से कम वक्त गुजारे। साइम मेरी बहुत इज्जत करता था, लेकिन मेरे लिए वो कुछ और ही अहमियत रखने लगा था। हमारे गांव में ये भी रस्म थी कि जिसके शोहर के साथ कोई हादसा पेश आ जाए, वो मर जाए तो उसकी बीवी की शादी देवर से कर दी जाती है। मैं शायद पहली बीवी होंगी जो अपने शोहर के मरने की दुआएं करती थी, बस किसी तरह से मेरी जान छूट जाए। साइम जब गर्मी में स्कूल से वापस आता तो मैं उसे अपने कमरे में ले जाती। मेरे कमरे में एसी था, मैं फौरन वो चला देती। साइम से कहती कि वो यहाँ सो जाए, जितना चाहे आराम कर ले। मैं तो रसोई में ही काम कर रही हूँ। दिन भर मेरा कमरा खाली ही रहता है। वो मेरी बात मान लेता और मेरे ही कमरे में सो जाता, और मैं अपने सारे काम जल्दी से निपटाती और अपने कमरे में आ जाती। उसके पास बैठ जाती, कई घंटे उसका चेहरा देखती रहती। वो गहरी नींद में सो रहा होता, उसे खबर भी ना होती थी कि मैं उसके करीब हूँ। साइम को दूर से देखने की पहले तो बस मुझे हसरत होती थी, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं उसको करीब से छू कर देखूं। मेरे लिए अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि साइम ऐसा ही था जैसा कि मैं अपने लिए शौहर का तस्वर करती थी। वो गहरी नींद सो रहा था जब मैंने उसके वो खूबसूरत चेहरे को अपने हाथ से चिल्लाना शुरू किया। मेरे हाथ का लम्स पाकर उसकी नींद में खलल पैदा हुआ था। जैसे ही उसने आंखें खोली, मुझे अपने करीब देखकर घबरा कर उठ बैठा। मैंने कहा, क्या हुआ? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझसे क्यों घबरा रहे हो? मेरी बात सुनकर उसकी बदहवासी कुछ कम हुई थी। कहने लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे साथ ऐसा करे। वो कमरे से उठकर बाहर चला गया, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। बहाने बहाने से उसका हाथ पकड़ लेती, उसके गले लग जाती और कहती कि तुम मेरे छोटे भाई जैसे लगते हो। मुझे अपने छोटे भाई की याद आ रही है, इसलिए तुम्हारे गले लग गई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मेरी कुर्बत शायद उसके होश उड़ाने लगी थी। वह मुझसे घबराने लगा था। जब भी मैं उसके पास जाने लगती, वो कतरा कर गुजर जाता, लेकिन अब मुझे उसकी मजीद चाहत होने लगी थी। लेकिन मसला सारा जवाद का था। ना वो कमबख्त बीमार होता था, ना ही मरता था। मैंने तो उसके मर जाने के तावीज तक मिट्टी में दफन किए थे, लेकिन ना वो मरता था, ना मेरी जान छोड़ता था। कहता था, तुम चांद के जैसी हो, मैं तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो चुका हूँ। उसके काले हाथ जब मेरे हाथों को छूते तो मैं नफरत से उन्हें झटक देती। मैं कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसे दूर रहने के बहाने ढूंढती थी। लेकिन एक बार जब मैंने अपनी सास को ये कहते सुना कि उन्हें साइम के लिए अपनी बांझी बहुत पसंद है, वो जल्द ही साइम का निकाह कर देंगी और कुछ साल बाद रुखसती करेंगी, तो मेरी बेचैनी उरूज पर थी। ये बात मेरी सास ने खाने के दौरान कही थी। फौरन मेरी नजर साइम की जानिब उठी। वो यूं शर्माया जैसे वो भी अपनी उस कजन को पसंद करता हो। साइम की आंखों में उस लड़की की पसंदीदगी को देखकर मेरे अंदर तो एक आग सी लग गई थी। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन साइम को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी। पूरी रात मैंने जाकर गुजारी थी। मेरे अंदर उठते नफरत के तूफान ने मुझे ऐसे काम के लिए उकसाया कि जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन साइम को पाने का मेरे पास बस यही एक तरीका था। मैंने रात को जवाद को जगाए रखा, उससे इधर उधर की बातें करती रही। वो मेरे बदले रवैये पर बहुत खुश था। कहने लगा, रोज तो तुम्हें सोने की जल्दी होती है, मुझसे बात तक नहीं करती, आज कैसे इतनी देर तक जाकर मुझसे बातें भी कर रही हो। वो बेहद खुश नजर आ रहा था कि मैंने उसे वक्त दिया है। मैंने कहा, मैं अभी आती हूँ। मैंने उसके लिए गाजर का हलवा बनाया था, जिसमें जहर डाल दिया था। मैंने वो हलवा जवाद को खिला दिया और फिर कहा कि मुझे कमरे में घुटन हो रही है। जवाद, हम दोनों बाहर चलते हैं, खुली फिजा में चहलकदमी करते हैं। जवाद तो मेरे मेहरबान रवैये पर हैरान थे। मेरे साथ बाहर आ गए। चहलकदमी करते करते मैं उन्हें घर के तहखाने के पास ले आई। मैंने कहा कि इस तहखाने में क्या है? जवाद कहने लगे, इधर कुछ भी नहीं है, घर का फजूल सामान पड़ा है। मैंने कहा कि मैंने आज तक ये तहखाना नहीं देखा, मुझे अभी ये तहखाना देखना है। जवाद कहने लगे, ये भी कोई देखने की चीज है? मैंने कहा, मुझे देखना है। जवाद ने मेरी जिद पर उस तहखाने का दरवाजा खोल दिया और सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। उनकी तबीयत अब घबराने लगी थी। वो कहने लगे, वापस कमरे में चलते हैं, न जाने क्यों बहुत घबराहट हो रही है। मैंने उन्हें पीछे से धक्का देकर जमीन पर गिराया था। वो मेरी इस जुर्रत के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए जमीन पर जा गिरे। अब जहर उन पर असर कर चुका था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो बुरी तरह से खांसने लगे, अपना गला पकड़ने लगे। कहने लगे, मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दम घुट रहा है। मैंने कहा, इसलिए मैंने तुम्हें जहर दिया है, मुझे तुमसे नफरत है। मेरे घर वालों ने तुम में न जाने क्या देकर मेरी शादी कर दी। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम जैसे बदसूरत शख्स के साथ जिंदगी गुजारूं। वो अब हिलजुल नहीं रहा था, वो मर चुका था। मैंने उसकी लाश वहीं छोड़कर उस तहखाने से बाहर निकल आई। सब सो रहे थे। मैं बहुत घबराई हुई थी, पर मुझे अपनी हरकत पर जरा भी अफसोस नहीं था।
मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे लगा मेरे सर से भारी बोझ उतर गया है। अगले रोज जब मेरी सास ने जवाद के बारे में पूछा तो मैंने कहा रात को उनके किसी दोस्त का फोन आया था। वो मुझे कहने लगे मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम आराम करो। मेरी सास कहने लगी आज तक वो कभी यूं आधी रात बाहर नहीं गया। मैंने तो कहा मैं झूठ बोल रही हूँ। हमारे गाँव में एक नहर थी जहाँ आए दिन किसी न किसी के डूब के मरने की इतला आती रहती थी। इत्तेफाक था कि एक खबर वहां से भी आ गई कि नहर से एक शख्स की लाश मिली है, लेकिन उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा। लिबास उस शख्स ने पहना था। मैंने जब उसे देखा तो कह दिया कि ये जवाद ही है। जवाद की मौत की खबर ने तो घर पर कोहराम सा मचा दिया था। सब रो रहे थे और मैं रोने का ड्रामा कर रही थी। सबको लग रहा था कि मुझे बहुत दुख है, लेकिन मेरे अंदर तो जैसे बहुत बड़ा बोझ निकल गया था। मैं इद्दत में एक कमरे में बैठ गई। मेरी सास की बहुत बुरी हालत थी। बेटे का गम उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बार बार गशी खाकर गिर जाती थी। साइम पर सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। उसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। उसे जवाद का भी बहुत दुख था। मेरी इद्दत खत्म होते मैं कमरे से बाहर आ गई। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल था कि जवाद का इंतजार कर लेना चाहिए। मैं जानबूझकर साइम को देखकर रोने लगती, जवाद को याद करने लगती ताकि साइम की हमदर्दी हासिल कर सकूं। वो मुझे तसल्ली देता कि आप परेशान ना हो। 1 साल बीत गया था। उसके बाद जब ये यकीन हो गया कि वो लाश जवाद की ही थी, फैसला हुआ कि गांव के रवाज के मुताबिक साइम को मुझसे निकाह करना पड़ेगा। ये बात सुनकर साइम ने इनकार कर दिया। कहने लगा मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। लेकिन वो लोग कहने लगे भाभी को तुम अपने निकाह में जरूर रखोगे, चाहे बाद में अपनी मर्जी से निकाह कर लेना। निकाह के बाद साइम मुझसे और भी ज्यादा कतराने लगा था। हालांकि मैं उसकी कुर्बत की मुतमनी हो गई थी। मैं उसके सारे काम करती थी। एक बार मैंने उसे कहा कि मेरा क्या कसूर है, वो मुझे किस बात की सजा दे रहा है। वो कहने लगा मैंने ऐसे किसी जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल नहीं किया। मैं अपनी कजन सानिया से मोहब्बत करता हूँ, शादी भी उसी से करूंगा। मुझे ये सुनकर गुस्सा आने लगा था। एक बार उसकी वही कजन हमारे घर रहने आ गई। उसके सामने मैं साइम के ज्यादा से ज्यादा करीब रहने की कोशिश करने लगती ताकि उसे साइम के बारे में शक में मुब्तला कर दूं, ताकि वो साइम को छोड़ दे। लेकिन वो लड़की ना जाने किसी मिट्टी की बनी थी। साइम का पीछा छोड़ने का उसका कोई इरादा नजर भी नहीं आ रहा था। बल्कि एक दिन तो सानिया ने हद ही कर दी। मैं साइम के कपड़े इस्त्री कर रही थी जब वो मेरे पास आ गई। कहने लगी साइम के कपड़े आज के बाद मैं इस्त्री किया करूंगी। साइम का कोई भी काम आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने सानिया से कहा मैं क्यों ना करूं, मैं उसकी बीवी हूँ, ये मेरा फर्ज है। मेरी बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराने लगी। कहने लगी सिर्फ नाम की बीवी है आप उसकी, बहुत जल्द वो मुझसे शादी कर लेगा। मैं सानिया की बात सुनकर बेहद परेशान हो गई थी। सानिया अब हर वक्त साइम के आसपास ही रहने लगी थी। मैं जब भी सानिया को साइम के आसपास देखती तो मेरा दिल जलने लगता। वो मुझे साइम के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। मैंने इस बात की शिकायत अपने सास से कर दी कि इस लड़की का यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। अब जबकि मैं साइम के निकाह में हूँ, ये मुझे साइम के दिल में जगह बनाने नहीं दे रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे हैरत से देखा। कहने लगी साइम ने सिर्फ एक रस्म निभाई है, वो इस निकाह के लिए राजी नहीं था, इसलिए मैं इसकी शादी सानिया से कर दूंगी। ये सुनना था कि मेरे अंदर उस लड़की के लिए भी नफरत के जज्बात उभरने लगे। मैंने साइम को पाने के लिए अपने शौहर तक को जहर दे दिया था। तो ये लड़की क्या चीज है। एक रात मैं अपने कमरे से उठकर साइम के कमरे में चली गई। वो गहरी नींद सो रहा था। मैं उसके साथ जाकर लेट गई। कमरे का दरवाजा भी बंद नहीं किया ताकि सानिया मुझे साइम के साथ देख ले, और हुआ भी यही। वो शायद साइम को जगाने आई थी। मुझे इस तरह से देखकर वहीं से पलट गई, लेकिन फिर भी वो साइम के साथ वैसे ही हंसकर बोल रही थी। मुझे उस लड़की की डिटाई पर गुस्सा आने लगा था। मैंने चंद दिन बाद जानबूझकर उल्टियां करनी शुरू कर दी। मैंने कहा मैं उम्मीद से हूँ, रात को मैं साइम के साथ होती हूँ। मेरी बात पर सानिया मुझसे लड़ने लगी। फिर साइम से कहने लगी वो उसे शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि साइम 2 बीवियों को एक साथ रखे। या तो वो उसे छोड़ दे या मुझे छोड़ दे। साइम ने कहा कि वो एक ही बीवी रख सकता है और मुझे नहीं छोड़ेगा। वो लड़की ये सुनकर वापस चली गई। एक दिन साइम ने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। मेरी खुशी की तो इंतहा ही नहीं रही थी। मेरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। मैंने रात में खुद को खूब सजाया संवारा। फिर जब साइम मेरे कमरे में आया तो एक रुमाल से अपना मुंह छुपा रखा था। मुझसे कहने लगा अगर मुझे ये सच बता दो उस दिन तुमने भाई के साथ क्या किया था तो मैं तुम्हें खुशी से अपना लूंगा, क्योंकि मैं उस तहखाने में अपने भाई की लाश देख चुका हूँ। मैंने कहा मैंने तुम्हारी कुर्बत की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैंने सब कुछ सच बता दिया। ये सुनते ही उस शख्स ने फौरन से पहले अपना रुमाल उतार दिया, लेकिन उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो तो जवाद थे, मेरे पहले शौहर। मैंने कहा मैंने तो आपको मार डाला था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो मरे नहीं थे। उस तहखाने का एक रास्ता बाहर की जानिब खुलता था। वो वहां से बाहर निकल गए और नहर में जाकर गिर गए। और नहर उन्हें बहाकर दूसरे गांव ले गई। वहीं किसी ने उनकी जान बचा ली। जब उन्हें होश आया तो पता चला कि वो काफी दिनों से बेहोश थे। फिर उन्हें काफी वक्त ठीक होने में लगा। फिर एक दिन वो चुपके से गांव वापस आ गए। उस वक्त तक मेरा निकाह साइम से हो चुका था। उन्होंने साइम को सब कुछ बता दिया था और मेरे मुंह से सच उगलवाने के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया था।
मेरी सारी हकीकत सामने आ गई थी, इसलिए मुझे साइम ने तलाक दे दी। मुझे किसी ने भी नहीं अपनाया। मेरे घर वालों को भी जब ये हकीकत पता चली तो उन्होंने भी मुझे नहीं अपनाया। अब मैं एक ट्रस्ट में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन आज भी बहुत पछताती हूँ कि मुझे अपने हुस्न पर नाज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वालिदैन कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। वो हर हाल में कुछ अच्छा सोचकर ही फैसला करते हैं। और दूसरा, अगर औरत को मोहब्बत करने वाला शोहर मिल जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ी गनीमत होती है। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अच्छी रंगत वाला शोहर नहीं मिला तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती। हमेशा अपनी किस्मत पे नाज करें, ना कि जज्बात में आकर फैसले करें और फिर आखिर में अपनी जिंदगी को अजाब बना लें। क्या साइम और जवाद ने मुझे ना रखकर मेरे साथ सही किया? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।